ये क्राइम किसी एक आदमी ने नहीं किया बल्कि देयर आर मल्टीपल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व। हॉस्पिटल से मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम किसी फैमिली फन के बारे में या फिर किसी मस्ती के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर जिसने हमें 2012 में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं बात करना चाहता हूँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इंसिडेंट की। ये बात 8 या 9 अगस्त की है, जब सेकेंड ईयर की एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर रात के 11 बजे अपनी थकान से ब्रेक लेने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंचती है। अक्सर डॉक्टर्स के पास टाइम वही होता है अपने पेरेंट्स से बात करने का, अपनी फैमिली से बात करने का। तो उस वक्त उस लेडी डॉक्टर ने भी अपने घर पे बात की, अपने पापा से बात की, अपनी मम्मा से बात की। उन्हें बताया कि वो अपनी ड्यूटी से कुछ ब्रेक लेकर रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में आई है, क्योंकि लंबी शिफ्ट होती है। लंबी शिफ्ट के दौरान ह्यूमन बॉडी है थक भी जाती है, वो रेस्ट करने लग गई। और कुछ ही घंटे बाद वहाँ पर एक इंसान आता है, एक आदमी आता है जिसका नाम बताया जा रहा है संजय रॉय। उस इंसान ने उस लड़की के साथ गलत किया, उस लड़की का मर्डर किया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक ओवरव्यू थ्योरी जो पहले बताई गई सभी को, लेकिन इसके जो राज हैं, जो पर्दे हैं, वो दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब वहाँ पर एक आदमी आता है संजय राय नाम से, और वो 35 मिनट बाद वहाँ से जाता हुआ भी दिख रहा है सीसीटीवी में। 35 मिनट के दौरान ये बताया जा रहा है कि उस इंसान ने उस लड़की के साथ गलत भी किया, उस लड़की को बहुत जगह पर चोटें भी पहुँचाई और उसका मर्डर भी किया। चलिए, ये सारी बातें तो समझ में आई नहीं। उसके बाद देखिए, उसके फैमिली को सुबह फ़ोन जाता है। पहले ये बोला जाता है कि आपकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अब पेरेंट्स हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं उसके पेरेंट्स। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि रात को 11 बजे तो हमारी अपनी बेटी से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और सुबह 11 बजे फ़ोन आ रहा है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। और इतना बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। वो जल्दी से उसी नंबर पर बैक कॉल करते हैं। 5 बार 10 बार बैक कॉल किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर आधे घंटे बाद उनके पास फ़ोन आता है और ये बताया जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली है। पेरेंट्स के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि अचानक से कैसा हुआ। वो समझ जाते हैं कि समथिंग इज़ फिशी, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आनन फानन में पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तकरीबन 1 बजे के करीब पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी जाती। उनकी बेटी की जो डेड बॉडी है वो उनको दिखाई नहीं जाती, उनको उसकी डेड बॉडी के पास नहीं जाने दिया जाता। मैं तो ये समझता हूँ कि एक इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हक होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है। उसके पेरेंट्स का हक है उसके ऊपर। उनको जाने नहीं दिया जा रहा था अपनी बेटी को देखने के लिए। 4 बजे उनको उनकी बेटी दिखाई जाती है, और पेरेंट्स का ये कहना है कि जब हमने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो सच में उसकी जो हालत थी, उस हालत को देखने के बाद पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। ये हालत थी उनकी बेटी की। उसके बाद देखिए, उनकी बेटी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक्चुअली में तो होना ये चाहिए था कि जिस हॉस्पिटल में अगर डेथ होती है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोलकाता में तकरीबन 5 से 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उस एरिया में। तो किसी भी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता था, ताकि कोई बायोप्सी या फिर कोई भी ऐसा करप्शन सामने निकल के ना आए। लेकिन उसी हॉस्पिटल में ही उसका पोस्टमार्टम किया गया, शायद सबूतों को मिटाने के लिए या कुछ और। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, शायद मैं सारी चीज़ें आपको बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इस चैनल को, हमारी इस वीडियोस को फैमिली में बैठकर भी लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो बहुत ही तोल कर और बहुत ही सोच समझ कर मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को आप कहीं पर भी शेयर करने से हिचकिचाएं नहीं। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि आज ज़रूरत है हमें अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में ऐसे मैसेज को शेयर करने की। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो बेढंगी वीडियोज़ होती हैं, और मतलब पता नहीं कैसी कैसी वीडियोज़ आती हैं। हम 1 मिनट से पहले उन वीडियोज़ को शेयर करते हैं। आज दोस्तों ज़रूरत है
सोसाइटी में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को। उस लड़की का पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जानते हो क्या लिखा था? उस लड़की ने जो स्पेक्स पहने हुए थे, उसकी स्पेक्स के, उसके चश्मे के जो कांच हैं वो उसकी आँखों के अंदर थे। उसकी आँखों से खून बह रहा था, उसके होठों से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और भी बहुत सारे जख्म थे उसके शरीर पर। प्रशासन की तरफ से जल्दबाजी की गई उस लड़की का दाह संस्कार करने की। एक्चुअली तो क्या होता है कि हिंदू धर्म में शाम के टाइम, रात के टाइम दाह संस्कार नहीं किया जाता। अगर शाम के टाइम किसी की डेथ होती है तो उसका दाह संस्कार नेक्स्ट डे मॉर्निंग किया जाता है, अगले दिन सुबह किया जाता है। लेकिन उस दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन की तरफ से ऐसा दबाव आया कि उस लड़की के पार्थिव शरीर को शाम के टाइम यानी कि रात के टाइम 11 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। जब दाह संस्कार के लिए उसके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जाता है तो वहाँ पहले से ही 3 डेड बॉडीज़ लाइन में थी जिनका दाह संस्कार होना था। लेकिन प्रशासन की तरफ से वहाँ के वर्कर को ये हिदायत दी गई कि पहले इसकी डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जाए और उस लड़की का रात को 11 बजे दाह संस्कार किया गया। समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की कि रात को 11 बजे उस लड़की का दाह संस्कार करना पड़ा। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सबूतों को मिटाने के लिए ये काम किया गया, क्योंकि जब भी कोई मर्डर या ऐसा कोई दुष्कर्म का केस होता है तो उस टाइम सबसे बड़ा जो सबूत होता है ना, क्राइम स्पॉट तो होता ही है, बट क्राइम स्पॉट से भी बड़ा जो सबूत होता है वो होती है बॉडी, डेड बॉडी। लेकिन उस सबूत को उस वक्त मिटा दिया गया, जल्दी से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उनके पेरेंट्स की मैंने बातें सुनी न्यूज़ चैनल्स पर, बहुत ही इनोसेंट पेरेंट्स हैं उनके। अब उसके बाद वहाँ के एरिया के जितने भी कोलकाता में जो मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे थे उन सब ने कैंडल मार्च निकालना शुरू किया। उनकी 2 ही डिमांड्स थी कि जो इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसका रेजिग्नेशन, और दूसरा कि केस को तुरंत प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया जाए जांच के लिए। खैर उनकी एक डिमांड जो है वो नेक्स्ट डे पूरी हो गई। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे जिनका नाम संदीप घोष बताया जा रहा है, उन्होंने खुद से ही रिज़ाइन दे दिया, ये कहते हुए कि ये जो लड़की है ये मेरी बेटी के समान है और इसके साथ जो कुछ हुआ मुझे उस पर बहुत ही अफसोस है, बहुत खेद है, इसलिए मैं खुद ही रिज़ाइन देता हूँ। लेकिन 8 घंटे बाद ही पता चलता है कि उसी कॉलेज के आसपास एक और कॉलेज है जहाँ पर उस प्रिंसिपल को, संदीप घोष को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यानी कि एक कॉलेज से अगर वो प्रिंसिपल पद से रिज़ाइन देकर गए हैं इस इंसिडेंट की वजह से, तो अगले 8 घंटे बाद ही उनको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। खैर मीडिया और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के दबाव से ये केस 13 अगस्त को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि 8 अगस्त रात को जो इंसिडेंट हुआ और 13 अगस्त को वो केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, तो उसके बीच में 5 दिन हैं। अब इन 5 दिनों में कितने सबूत मिटाए जा सकते हैं ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। और ये केस सीबीआई के पास भी कैसे आया? इस केस को लेकर 5 पिटीशन दाखिल की गई हाई कोर्ट में, जिनमें से एक पिटीशन उस लड़की के पेरेंट्स की तरफ से थी। हाई कोर्ट के कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि उस लड़की के पेरेंट्स 1 बजे हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, फिर 4 बजे तक उनको अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया गया? 3 घंटे उनको अपनी बेटी के शव से दूर क्यों रखा गया? दूसरा प्रश्न ये था कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से कोई पूछताछ क्यों नहीं की? खैर जब हाई कोर्ट को पता लगा कि पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है, तो फाइनली 13 अगस्त को ये केस उन्होंने सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास वो जो क्राइम स्पॉट है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि उस क्राइम स्पॉट के साथ भी छेड़खानी की गई। 7000 लोग, जो मीडिया का आंकड़ा बताता है, 7000 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उस हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उन्होंने 2nd फ्लोर पर जाकर बहुत तोड़फोड़ की। अब सबूत को मिटाने का एक और काम किया गया। उससे अगले ही दिन 3rd फ्लोर के जिस सेमिनार हॉल में ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बिल्कुल साथ वाले हॉल में रिकंस्ट्रक्शन का काम चला दिया गया
और उसके रिकंस्ट्रक्शन की वजह से सेमिनार हॉल में भी कुछ तोड़फोड़ की गई। जब वहाँ क्वेश्चनिंग की गई कि ऐसा कैसे हुआ, तो सफाई ये दी गई हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कि गलती से मज़दूरों ने इस तरफ भी तोड़फोड़ कर दी, जबकि इनको ऐसा कहा नहीं गया था। तो देखिए सबूतों को मिटाने की कहाँ तक कोशिश की जा रही है। सीबीआई के लिए इस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग केस बन चुका है, क्योंकि जिस संजय राय की बात की जा रही है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि संजय राय जो है वो सिविक वॉलंटियर था, वो पुलिस कर्मियों की हेल्प करता था। जब कोई भी पुलिसकर्मी ज़ख्मी होता था और उस हॉस्पिटल में एडमिट होता था, तो उस पुलिसकर्मी के लिए दवा लेके आनी, उसके लिए चाय लेके आनी, तो ये काम उस संजय राय का था। और संजय राय के बारे में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट्स को एडमिट करवाने के लिए अलग से पैसे भी लेता था, ब्राइब भी लेता था। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ सच्ची हो सकती हैं, कुछ झूठी भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, वो ये है कि ऐसा क्या था कि 35 मिनट के अंदर ही देखिए क्या होता है कि जब आप भाग रहे हो ना, अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर भाग सकते हो, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है आपको काटने के लिए, तो हो सकता है कि आप 30 किलोमीटर भी भाग जाओगे। आपके हार्मोन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस वक्त, आपको वो पावर दे देते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उस लड़की के आंखों में भी कांच घुसा हुआ है, उसकी बॉडी पर इतने जख्मों के निशान हैं और उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, उसकी एक उंगली भी टूटी हुई है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है यार। लेकिन फिर वो जो संजय राय है, उसकी बॉडी पर एक भी खरोच का निशान नहीं है, लड़की के फेस पर भी खरोच के निशान है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान अगर गया है उस लड़की के साथ कुछ गलत करने के लिए और उसका मर्डर करता है, और लड़की अपने आप को रेसिस्ट कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, उस इंसान के फेस पर, उसकी बॉडी पर कहीं पर कोई जख्म नहीं है। तो यहाँ पर जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि वहाँ पर एक इंसान नहीं था, हो सकता है कि संजय राय भी हो वहाँ पर, लेकिन उसके साथ और भी लोग वहाँ पर माने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि वो जो पर्सन वहाँ गया 4 बजे गया, 4:35 पे वो बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो 35 मिनट में उसने ये सारा कुछ कर भी दिया, लड़की को मार भी दिया और वो बाहर भी आ गया सेफली। और वहाँ पर वो अपना एक ब्लूटूथ डिवाइस जो हम अपने नेक में डालते हैं, वहाँ पर अपना ब्लूटूथ डिवाइस छोड़ आता है और जाकर अपने रूम में जहाँ पर वो डेली रेस्ट करता है, वहाँ जाकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक वो वहाँ आराम से सो रहा है। 8:30 बजे करीब पुलिस वहाँ पहुँचती है उस ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से, क्योंकि जब वो एंटर हो रहा था सेमिनार में, तो सीसीटीवी में ये दिखाया जाता है कि उसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस है, और जब वो बाहर जा रहा है तो उस वक्त वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, और वो ब्लूटूथ डिवाइस उस लड़की की लाश के पास मिलता है। तो वो एक संदिग्ध बन जाता है। उस ब्लूटूथ डिवाइस को हॉस्पिटल के जो और भी कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब संजय राय के पास पहुंचती है पुलिस और उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। और जब उसको रिमांड पर लिया जाता है, 10 दिन के रिमांड पर जब उसको लिया जाता है, तो वो पहले दिन के पहले घंटे में ही ये कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है और मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। समझ में नहीं आ रही बातें कि क्या है एक्चुअली, कि उस पर्सन को किसी ने कुछ दिया है, उस पर्सन को किसी ने लालच दिया है जो वो ऐसा बोल रहा है, या वो पर्सन के साथ कुछ और लोग शामिल हैं। तो क्या चीज़ है, अभी तो कुछ भी क्लियर होकर सामने नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है दोस्तों कि आज हम सबको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आज हम सबको इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो रात के टाइम हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं। तो क्या उनकी लाइफ सेफ है? अरे जो अब तक अपने आप को सेफ मान रही थी, तो डॉक्टर पूरी दुनिया की जान बचाते हैं यार। कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है वो दूसरा भगवान होता है, जो पूरी दुनिया की जान बचाते हैं, खुद वो खतरे में है। अरे जो हमारी ज़िंदगी बचाने वाला है, अगर वही खतरे में रहेगा तो हमें कौन सेफ रखेगा? अगर बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक की ही हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कौन सेफ रखेगा? एक्चुअली यहाँ पर बात डॉक्टर की भी नहीं है, यहाँ बात है बेटियों की, यहाँ बात है लड़कियों की, यहाँ बात है हमारी बहनों की। उनकी लाइफ कहाँ तक सिक्योर है?
अब तक जो लड़कियां नाइट शिफ्ट करती हैं अपने आप को सेफ़ समझ रही थी, अब तो वो भी सेफ़ नहीं समझेंगे अपने आप को। किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें। तो कुछ जिम्मेदारी दोस्तों हम बॉयज़ को भी लेनी है। हमें हमारे साथ काम करने वाली कलीग्स को, जो फीमेल कलीग्स हैं या हमारी फैमिली मेम्बर्स में जो हैं फीमेल, उन सबको एक रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखना है, रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखना है। उनको ये विश्वास, एक्चुअली ये विश्वास दिलाना ही बहुत मुश्किल है कि भाई आप हमारे साथ सेफ़ हो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं दुनिया में। मतलब बहुत बातें आप लोगों ने भी सुनी हैं कि पिता ने अपनी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या, मतलब है ना, बहुत गलत। तो कहाँ पर इंसान विश्वास करे, किस पर विश्वास करे, ये चीज़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो मैं वीडियो देख रही अपनी बहनों और बेटियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं रात के टाइम जा रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवल में हैं या आप ऑन द वे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली मेम्बर के साथ फ़ोन पर टच रहें, फ़ोन पर बात करते रहें। और जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, तो वहां जाकर अपनी फैमिली को बताएं कि आप जहां जाना चाहते थे वहां आप पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आप फ़ोन कट करें। जब आप वापस आएँ तो सेम प्रोसीजर आप फिर से इम्प्लीमेंट करें। देखिए, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, पहले से सतर्क हैं, हमें और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और देश की सरकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, कड़े कानून बनाए जाएं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर कुछ गलत होता है, चोरी होती है या कुछ ऐसा गलत दुष्कर्म होता है, तो वहाँ पर 7 दिनों के अंदर अंदर फांसी पर लटका दिया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सड़क के बीच में खड़े करके गोली से उड़ा दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे देश में भी सेट करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, सबको सेफ़ रखने की ज़रूरत है। उनको सेफ़ फील करवाने की ज़रूरत है और आज सामने आने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट सिर्फ एक डॉक्टर से सीमित नहीं है, ये इंसिडेंट सिर्फ एक परिवार से सीमित नहीं है, ये इंसिडेंट पूरे देश का इंसिडेंट है। और जिस देश में एक जननी ही सेफ़ नहीं है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई लड़का लड़की से बात करनी बंद कर दे या लड़कियां लड़कों से बात करनी बंद कर दें। ऐसे तो हमारी सोसाइटी और रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही कलीग्स के साथ गलत भावनाओं को अपने से दूर करना है। तभी हमारा देश एक अच्छा देश बन पाएगा। और आज आप सबको सामने आने की ज़रूरत है। अपने अपने तरीके से आप इस पूरे इंसिडेंट की डीपली जानकारी लें, इसके बारे में आप बोलें, अपने विचार दें। इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपने विचार दे सकते हो। आपके जो भी विचार हैं इस इंसिडेंट को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके कि आप क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा और किस तरीके से इन चीज़ों से हम बाहर निकल पाएंगे। अगर आपके पास कुछ अच्छे सजेशन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। आपकी आवाज़ पूरे देश सुनेगा, पूरा देश जानेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। ये क्राइम किसी एक आदमी ने नहीं किया, बल्कि देयर आर मल्टीपल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। और आज हम लोग के रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं।
उन लोगों ने किसी को देखा नहीं, जो जो भी वीडियोज आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितने भी गर्ल्स थे, जितनी फीमेल